हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे थे। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हमने देखे थे और उनके फंक्शन हमने थोड़े से पढ़े थे। उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जो सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने एओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स एंड देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने ल्यूकोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में एक एक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स के बारे में, एओसाइनोफिल्स के बारे में। पहले आज हम ग्रेन्युलोसाइट्स कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट करेंगे। लिम्फोसाइट जो है वो अलग से एक बड़ा टॉपिक है, जहाँ पे बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। एमएससी के बारे में आपको पढ़ना है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात करें हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की, ग्रेन्युलोसाइट्स। हाँ, तो यहाँ पे ये सारे जो सेल्स हैं, जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स आ रहे हैं, ये नॉर्मली क्या है, हमारे इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, दे आर द सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट के अलावा बहुत सारे सेल्स आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं और ऑलरेडी ये फंक्शनल रहते हैं। तो हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो ये अटैक करते हैं और उस इन्फेक्शन को रोकते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं, या फिर कोई एक होता है ना डेडली बीमारी नहीं होने देते। तो अब यहाँ पे सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स में हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े। एक सेल्स होते हैं जिनके प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। एक सेल होते हैं जिनके प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, इनको हम ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसाइनोफिल्स। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमें आज ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस करना है। ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, अब न्यूट्रोफिल्स की अगर अपन बात करें तो पहले बताया था ये ऐसा सेल है जो कि न्यूट्रल होता है, एसिडिक बेसिक दोनों स्टेन को ज़्यादा कैरी नहीं करता है। बेसोफिल्स की बात करें, बेसिक स्टेन को कैरी करता है, बेसिक स्टेन से डाई हो जाता है। एओसाइनोफिल्स जो है एसिडिक डाई से स्टेन हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो है दोनों से ही नहीं हो पाते कम्प्लीटली स्टेन। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स की बात करें, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, बट स्टिल मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट इम्यून सेल, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इम्यून सेल जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, 60 से 70%। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फैगोसाइट करता है और डिटेक्ट करता है और पैथोजन को खा जाता है। ठीक है, इट फैगोसाइट्स दैट डिटेक्ट्स एंड ईट द पैथोजन, डिटेक्ट्स एंड फैगोसाइट्स द पैथोजन। जो भी पैथोजन है, जो भी बाहरी मटेरियल है जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसको पहचान के उसको फैगोसाइट कर लेना, निगल लेना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये होता है इसका काम। उसके बाद कई प्रकार के एंजाइम्स हैं जो ग्रेन्यूल्स में मौजूद होते हैं। दे कॉन्टेन्स वेरियस एंजाइम्स इन द ग्रेन्यूल्स। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को आप खा रहे हो, इनगल्फ कर रहे हो, तो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी तो होना चाहिए। जो पैथोजन आ रहा है उसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके आधार पे डाइजेशन के लिए एंजाइम भी होना ज़रूरी है, चाहे वो प्रोटीन डाइजेशन हो, चाहे वो लिपिड डाइजेशन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो। किसी भी प्रकार के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होना ज़रूरी है। उसके बाद ब्लड में पाया जाता है, हाईली मोबाइल होता है।
फाउंड इन ब्लड एंड हाईली मोबाइल बोलने का मतलब है मूवमेंट जो होती है वो इनकी बहुत फास्ट होती है, ये मूव करते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज़ के उन भागों में भी एंटर कर सकते हैं जहाँ और बाकी के जो इम्यून सेल है वो नहीं जा पाते। ठीक है, एंटर those parts of tissue where other cells can't go या other cells टिश्यूज के उन भागों में भी ये एंटर कर सकते हैं जहाँ पे अदर सेल्स जो दूसरे सेल्स हैं वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे यूजुअली इन्फेक्शन अगर कोई भी होता है, किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर में जाता है, तो ये जो है सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं। तो पहला रिस्पॉन्स किसी इम्यून सेल का होता है तो वो न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, यूजुअली फर्स्ट सेल टू रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन, यूजुअली फर्स्ट सेल to respond to the infection। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो पहले सेल होते हैं जो कि उस इन्फेक्शन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं, जाते हैं और वहाँ पे जाके उस सेल से या उस फॉरेन पैथोजन से टैली करते हैं, उससे क्या कहते हैं, एक तरह से बोला जाए उसको फैगोसाइड करते हैं और शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब कि मॉर्फोलॉजी जो है ना वो उसकी चेंज हो सकती है, मॉर्फोलॉजी डिफ्रेंशिएट हो सकती है। सो इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, लाइक सेरिन प्रोटीनेज पाए जाते हैं, डिफेंसिन्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो डिफेंसिन्स इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीएजेस पाए जाते हैं, ये सब टाइप के एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब बात करें न्यूट्रोफिल्स के बाद आती है बात इओसाइनोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स के बाद अगर बात करें तो बात आती है इओसाइनोफिल्स की। ये मैं मिटाता हूँ कि अच्छा न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक आप देख लेना, यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, ये पॉइंट पे आप लिख लेना। न्यूक्लियस जो पॉलीमॉर्फिक होता है, शेप जो है उसकी चेंज हो सकती है, शेप जो है, और ऊपर से मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे लोब मौजूद होते हैं, मल्टी लोब होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इओसाइनोफिल्स। इओसाइनोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे दो लोब न्यूक्लियस मतलब बाइलोब न्यूक्लियस मौजूद रहता है। टू लोब न्यूक्लियस, गॉगल शेप, गॉगल शेप। ठीक है, गॉगल्स पहनते हैं तो गॉगल शेप जो है न्यूक्लियस है। उसके अलावा ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होता है। ग्रैन्यूल्स which contains enzyme, ग्रैन्यूल्स होता है जिनके अंदर एंजाइम्स जो हैं पाए जाते हैं। टोटल जो है इसकी परसेंटेजेस कितनी होती है, 1 से 3% ऑफ टोटल इम्यून सेल्स। जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं उनमें 1 से लेकर 3% मात्रा जो है इनकी होती है। उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर पैरासिटिक इन्फेक्शन से
फाइट करते हैं। तो फाइट मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स, फाइट मल्टीसेलुलर पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके खिलाफ भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई प्रकार की एलर्जीज में भी इसका काम आता है। कई प्रकार की एलर्जीज होती है, जैसे अस्थमा होता है, उसके अंदर भी इओसिनोफिल्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एलर्जीज, बहुत सारी एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एग्जांपल अस्थमा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इओसिनोफिल्स के बारे में। एंड फाइनली हम पढ़ते हैं थोड़ा बेसोफिल्स के बारे में कि बेसोफिल्स क्या होता है। बेसोफिल्स की बात करें तो सबसे कम कॉमन, मतलब कि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला इम्यून सेल है, दैट इज 0.5 to 1%। सो दे आर लीस्ट कॉमन, 0.5 से 1%, इतनी ही मात्रा इनकी पाई जाती है। फिर बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, इम्पॉर्टेंट रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में इनका अहम रोल होता है, ऑल्सो हैव रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, या फिर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए इनका रोल होता है, हेपेरिन मौजूद होता है इसलिए, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था हेपेरिन मौजूद होता है, हिस्टामिन मौजूद होता है, सारी चीज़ें जो मौजूद होती है। तो हेपेरिन जो है यहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन, दैट इज एन एंटीकोगुलेंट, इज एन एंटीकोगुलेंट। उसके अलावा बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस में भी एक्टिव रहता है, ऑल्सो इन various allergic reactions या allergic infections, ठीक है। तो ये था आपका बेसोफिल्स के बारे में। तो ये 3 टाइप के जो ग्रेन्युलोसाइट्स थे उनके बारे में हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो आप वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए। अभी वीडियो में हम आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वैसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आपका एक ग्रेजुएशन का तो एग्ज़ामिनेशन है ही, उसके अलावा भी कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं जो कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिएगा तो एग्ज़ामिनेशन आते रहेंगे और ये टॉपिक्स जो है एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। सिलेबस आपका अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो ही चुका है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल अगर साइंस की बात करें तो साइंस का सिलेबस जो है कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, और उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो इन चीज़ों पे आप ध्यान ज़्यादा दीजिए और नए टॉपिक्स सीखने की आप कोशिश करिए, नए टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा अगर कोई नया टॉपिक आपको पढ़ा पाऊँ तो मैं ज़रूर आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए आप जो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यूस स्टडी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।